हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग के बारे में। आपने कभी सोचा है कि ह्यूमन ग्रोथ इतना कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर कैसे शो करती है? मतलब कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या कोई भी टास्क अकम्प्लिश होना है बॉडी में, तो उसके लिए बॉडी या सेल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो इसका आंसर है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग मतलब डिस्टेंट सेल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। यही सेल सिग्नलिंग है और इसकी वजह से ही कोऑर्डिनेशन हर काम में शो होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली दो सेल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जहां पर कोई टास्क होना है उसे कहते हैं टारगेट सेल। जिस भी सेल में कोई काम होना है उसे कहते हैं टारगेट सेल। ये टारगेट सेल अपने सरफेस पर कुछ रिसेप्टर को प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा रिसेप्टर। और दूसरा कोई भी सेल जहां से हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज होने हैं, वो वहां से रिलीज होते हैं और रीच करते हैं टारगेट सेल पर, जहां पर वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं। और इस तरह से सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं या एक दूसरे को सिग्नल करते हैं क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, कहाँ ट्रांसलेशन होना है, किस प्रोटीन का ट्रांसलेशन होना है, ये सारी बातें। अगर कोई सेल और है जिसके ऊपर ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये लिगांड आकर भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास कोई बाइंडिंग साइट नहीं है। तो अगर हम इसके टाइप्स देखें तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग इज द फर्स्ट वन। एंडोक्राइन सिग्नलिंग आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? जो अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में और वो जाते हैं टारगेट साइट पर या टारगेट सेल पर। सेम यही मैकेनिज्म है एंडोक्राइन सिग्नलिंग का। यहाँ पर एक सेल या कोई भी यहाँ पर हार्मोन ग्लैंड होगा जिसके ये सेल हैं, ये कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं जिन्हें लिगैंड भी कहते हैं। LIGAND, लिगैंड। और ये पहुंचते हैं टारगेट सेल के पास जिसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये पहुंचते कैसे हैं? ये एक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट लिगैंड रिसेप्टर तक पहुंचता है। ये लिगैंड जो है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है ब्लड में एंटर करते हैं और ब्लड में एंटर होने के बाद ये अपने टारगेट सेल पर पहुंचते हैं और वहां जाकर उसके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और जो भी फंक्शन इनको करवाना है वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली क्या फंक्शन हो सकता है? किसी प्रोटीन का सिंथेसिस है या डीएनए पर कोई रिप्रेसर है, उस रिप्रेसर को हटाना है, ये सारे फंक्शंस हो सकते हैं। या हम नॉर्मल हार्मोन्स की अगर बात करें तो ग्लूकोज का अगर ब्लड में लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन रिलीज होता है जो एक टारगेट सेल पे जाएगा और वहां जाकर सेल्स को बोलेगा कि भाई आप रिसेप्टर और ग्लूकोज को अंदर ले लें। तो इस तरह से होते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग के। पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो सेल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, यानी कि ये सब एक दूसरे की विसिनिटी में होते हैं। इनको आपस में पहुंचने के लिए या आपस में कांटेक्ट करने के लिए किसी भी और फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ब्लड या लिम्फ की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर ये सेल रिलीज करता है कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जाकर टारगेट सेल पर बाइंड कर जाते हैं और वही सेम जो भी उसको फंक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करता है। इसका
बेस्ट एग्जाम्पल आता है जब हम बात करें न्यूरॉन्स की। यानी ये एक न्यूरॉन है और अब ये दूसरा न्यूरॉन है, और जो नर्व एंडिंग है ये रिलीज करती हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले तो एसिटाइल कोलिन ही सबके दिमाग में आता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रीच करते हैं दूसरे न्यूरॉन को और इस तरह से इम्पल्स जनरेट होती है या सिग्नल ट्रांसडक्ट होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग में। समझ आया? नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की, ऑटो से आपको पता चल रहा होगा सेल्फ, मतलब सेल खुद ही अपना प्रोडक्शन करता है या प्रोलिफरेशन करता है। जैसे कि कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आया है बॉडी के अंदर, टी लिम्फोसाइट्स ने इन्हें देख लिया और इनके रिस्पॉन्स में इसने क्या किया, यहाँ पर अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। टी सेल का यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ गया ताकि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या हो सके, ग्रेटर, यानी कि एक हाई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके। तो इस तरह से हम सेल सिग्नलिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या था। मेनली यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट जैसे कि ब्लड इन्वॉल्व होता है। सेल्स जो हैं वो डिस्टेंस पर होते हैं। नेक्स्ट है पैराक्राइन सिग्नलिंग। इसमें क्या हमने देखा था, सेल्स पास पास होते हैं, सेल्स आर नियर बाय। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन का एग्जाम्पल है। नर्व इम्पल्स के बारे में आप बता सकते हैं अगर आपको बताना हो इसमें तो। नेक्स्ट है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें जो सेल है वो सेल्फ प्रोलिफरेशन करता है, मतलब कि एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट ना करके अपने आप को ही सिग्नल कर रहा है कि वो अपने आप को बढ़ा ले अमाउंट में। इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन की। अभी तक हमने जो देखा सिग्नलिंग में, वहां एक सेल दूसरे से कुछ कह रहा था थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, या फिर सेल अपने आप को ही सिग्नल दे रहा था। लेकिन सेल टू सेल इंटरेक्शन में क्या होता है, जैसे कि एक सेल ग्रो कर रहा है और इसके साइड में दूसरा सेल ग्रो कर रहा है, फिर और सेल्स ग्रो कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये जो सेल्स हैं ये अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, जिसे कहते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। यानी इन सेल्स को पता चल जाता है कि जो डेंसिटी है इस मास ऑफ सेल की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है और अब इनको और ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं, इनके बीच में जो एसोसिएशन होता है या अधेरेंस होता है वो किसके थ्रू होता है, आपने पढ़ा होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, कैथरीन एंड इंटीग्रिन्स। इससे ये एक दूसरे को से अटैच होते हैं। तो इसकी वजह से तो इन सेल्स का के आपस में इंटरेक्शन की वजह से एक सिग्नल डेवलप होता है कि अब हमें अपने आप को रोक देना है और ग्रोथ और ज़्यादा नहीं करनी है।
ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कब हो जाती है, जब हम पढ़ते हैं कैंसर के बारे में, और हम कैंसर में भी पढ़ते हैं मेटास्टैटिक कैंसर के बारे में। वहां पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हम वहां देखते हैं कि एक मास ऑफ सेल डेवलप हो रहा होता है, लेकिन डेवलप होते होते क्या होता है, एक सेल यहाँ से निकल कर दूसरी जगह चला जाता है, और जिसकी वजह से हो जाता है मेटास्टैटिक कैंसर। लेकिन सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ से निकल ही पाया, ये सेल इस जगह से अपने बंच से या मास से निकलकर दूसरी जगह जा ही क्यों पाया, क्योंकि इसके अडहेरेंस में कमी है, यानी कि इस ये जो अपने साइड वालों से बाइंडिंग कर रहा था, अधेयर हो रहा था, उसमें कहीं कुछ कमी है। तो वहां पर जाकर ये जो सेल टू सेल इंटरेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कैथरीन इंटीग्रिन्स इनका रोल काफी आ जाता है। तो इस चीज को छोटा मत समझिए, और पढ़ाई करते रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज